नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री की ये पहली क्लास है और बहुत ही क्लास की रहने वाली है। और बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या पहले भी आप इतिहास को पढ़ चुके हैं और आप इतिहास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं यानी एंशिएंट हिस्ट्री को और विस्तार से जानना चाहते हैं, आप चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम हो, उसमें अगर हिस्ट्री पूछी जाती है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ-साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले वीडियो की, इस सेशन की। चलिए, शुरुआत करते हैं तो फिर इसकी ना करते हुए। बच्चों, आज का परिचय। आइए सबसे पहले देखते हैं इतिहास के परिचय के बारे में। इसमें हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग इतिहास के वर्गीकरण को जानेंगे और फिर हम लोग भारतीय इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इतिहास में समय रेखा को जानेंगे और भारत का नामकरण। चलिए इन टॉपिक को समझते हैं। आइए बच्चों, इतिहास का पहले सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्टोरिया नामक एक यूनानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञात होना। इतिहास जो है, जिसकी इंग्लिश हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री जो है, वो हिस्टोरिया शब्द से बना है और हिस्टोरिया जो है ये यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञात। हेरोडोट्स जो हैं, वो हिस्टोरिस नामक पुस्तक हेरोडोट्स ने लिखी थी और हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस को भारत का प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है और ये एक इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे और मद्रास में पल्लवरम में 1863 में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले यानी हस्तकुठार, ये प्रथम पाषाण कालीन साक्ष्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। हैंडेक्स, हस्तकुठार का मतलब इंग्लिश में हैंडेक्स होता है। ये फर्स्ट स्टोन एज एविडेंस है, यानी प्रथम पाषाण कालीन साक्ष्य है हस्तकुठार और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, इसीलिए इन्हें भारत प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। बच्चों, इतिहास में आपने देखा होगा कि कभी बीसी लिखा रहता है, कभी एडी लिखा रहता है या बीसीई या सीई लिखा रहता है। इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ कभी आपको बीसी लिखा मिले, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के पहले और बाद का समय। अगर बीसी लिखा है तो बिफोर क्राइस्ट यानी उनके जन्म के पहले का समय है और वहीं पर एनो डोमिनी लिखा है, तो इसका मतलब उनके जन्म के बाद का समय। इस समय हम लोग यहाँ पर हैं, वर्तमान में। और ये हमारा क्या है? जीसस से पहले का समय है और ये जीसस से बाद का समय है। कभी भी आपको ऐसा लिखा मिले बीसीई लिखा हो, इसका मतलब बिफोर द कॉमन एरा होता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट।
और जो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और एडी का मतलब क्या होगा? एनो डोमिनी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। बच्चों चलिए अब लोग पढ़ते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है? आइए, तो इतिहास का वर्गीकरण को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है? यह मानव संस्कृति का काल है, जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है और इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो क्लियर हुआ? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? यह मानव संस्कृति का वह काल है जिसका कोई भी लिखित अ, लक्ष्य जो कहें हम, इसका कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मानव काल का ऐसा काल जिसका लिखित भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, काल को हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जाना जाता है और इस काल के इतिहास का अध्ययन ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। आदि ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन बाद में बाद के युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका है। इस काल की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। आदि ऐतिहासिक काल का वह समय है जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं, लिपि तो मिली है, लेकिन उस लिपि को, लिखे हुए साक्ष्य को कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसे इतिहास को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? यह वह काल है जिसका जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है और इस काल में 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या हुआ? ऐसा इतिहास काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल हो गया। आदि ऐतिहासिक का मतलब है लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, उस साक्ष्य को किसी ने समझ नहीं पाया है, तो वो आदि ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित सब कुछ अभिलेख भी है, जानकारी भी है, जिसको पढ़ा भी जा सका, ऐसी ऐतिहासिक गतिविधियाँ, घटनाएँ में सम्मिलित है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? बच्चों इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बाँटते हैं। प्रागैतिहासिक काल इसे 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व मानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इसे 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं और ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से और वर्तमान तक का जो समय है, वो हमारा ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को ताम्रपाषाण या महापाषाण या आईबीसी बोलते हैं और महाजनपद काल यानी ऐतिहासिक काल जो है वो महाजनपद काल कहलाता है। क्योंकि 16 जनपद जो यहाँ थे, के बारे में बता। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया। एक पुरापाषाण काल जो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व हो गया। दूसरा है मध्यपाषाण काल, ये 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व हो गया और नवपाषाण काल जो है 6,000 बीसी से 4,000 बीसी। अब पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, इसकी एज है 25 लाख से 1 लाख बीसी। मध्य पुरापाषाण काल, इसकी 1 लाख से 40,000 बीसी और वहीं पर उच्च पुरापाषाण काल की बात करें 40,000 से 10,000 बीसी। और
निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं, एक तो सोहन संस्कृति है और दूसरी मद्रास संस्कृति। निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बाँटा गया है, सोहन संस्कृत और दूसरे मद्रास मद्रास संस्कृत, 2 भागों में इसको बाँटा गया है। ठीक है बच्चों? तो इसको कॉपी में आराम से नोट कर लेंगे सभी लोग। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत नंबर 1 हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, और फिर महाजनपद एवं मौर्य पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और इसके बाद में पूर्व मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल तक हम लोग ये प्राचीन हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में हमारी हमारी मध्य हिस्ट्री चालू हो जाएगी। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत का जो नामकरण है, वो ऋग्वेद के अनुसार भारत नाम का एक कबीला था, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। महाकाव्य एवं पुराण के अनुसार भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। भारत एक विशाल भूखंड है, जिसको पहले इसे जम्बू द्वीप के नाम का जाना के रूप में जानते थे। ये जम्बू द्वीप एक महाद्वीप हुआ करता था, और उस महाद्वीप का एक हिस्सा था। एक भारत एक विशाल भूखंड था, और इंडिया को सबसे पहले इंडिया किसने कहा? तो इंडिया यूनानी यानी ग्रीक लोगों ने इंडिया को भारत को इंडिया कहा, और ये सिंधु नदी को इंदे कहा। सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? इंदे कहा। और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के अनुसार जो ईरान थे, ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तानी कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है? तो इंडिया यूनानियों ने कहा, और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। प्राचीन इतिहास में जो ये भारत है, वो इस प्रकार के सप्तद्वीप में विभाजित था। पूरा विश्व जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। तो इस प्रकार के ये 7 महाद्वीप हुआ करते थे। आज इन सभी महाद्वीपों के नाम बदल गए हैं। ये प्राचीन भारत में हमारे वैदिक ग्रंथों में इनके नाम का ज़िक्र है, इनका नाम लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के ये सप्तद्वीप थे। आइए आगे देखते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, भूमध्य सागरी, ओकेशियाई, नेग्रिटोस और मंगोलॉइड्स और इंडो आर्यन द्रविड़, ये एक नस्ली समूह है। यानी कि ये जो भारत था या विश्व था, जो इस प्रकार की नस्ली समूह में विभाजित था, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रोइलोड्स लोग रहते थे, भूमध्य सागरीय लोग रहते थे, कोकेशियाई, नोग्रिटोस, मंगोलियाड्स और इंडो आर्यन और द्रविड़ लोग रहते थे। तो इंडो यूरोपी की बात करें तो यहाँ पर ग्रीक और संस्कृत भाषा, जो कि बाद में हिंदी और उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी और रूसी, इस प्रकार के इंडो यूरोपी लोगों की ये भाषा रही है। और विंध्य पर्वत उत्तर तथा दक्षिण का ये विभाजक है। ये विंध्य पर्वत जो है, ये विंध्य पर्वत ने उत्तर तथा दक्षिण के भारत का विभाजन किया है। यानी कि विंध्य पर्वत के ऊपर हमारा उत्तर भारत था, और इसके नीचे हमारा ये दक्षिण भारत था। और द्रविड़ परिवार की भाषा जो थी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम थी। तो इंडो यूरोपीय की भाषा हो गई है ग्रीक और संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला एवं पंजाबी, रूसी।
और वहीं पर द्रविड़ परिवार की भाषा की बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएँ थीं। इसके बाद में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो वेद से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, अरण्यक, फिर उपनिषद, उपनिषद के बाद में हम लोग वेदांग, वेदांग के बाद में पुराण, पुराण के बाद में बौद्ध एवं जैन धर्म, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्री और पुरातत्व संबंधी स्रोत। इन लोगों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, साक्ष्य के बारे में पता चलता है। चलिए, आगे चलते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देख लीजिए। तो प्राचीन भारत के 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला ऐतिहासिक स्रोत अगर बात करें तो साहित्य स्रोत हो गया और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य स्रोत की बात करें तो ये धार्मिक स्रोत हो गया, ऐतिहासिक स्रोत हो गया और विदेशी यात्री। धार्मिक स्रोत में हम लोग वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। और विदेशी यात्री की बात करें तो यहाँ पर चीनी यात्री, यूनानी यात्री, अरबी यात्री और अन्य यात्री यहाँ पर आए, जिसके कारण हमें इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चलता है। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जैसे चित्र हो गया, मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए और मोहरें हो गई। इनसे हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चलता है। वेद की बात करें तो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। वेद ये अपुरुषीय श्रुति, नृत्य, संकलनकर्ता और वेद व्यास, यानी कि ये वेद के जो संकलनकर्ता थे उनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, यानी वैदिक साहित्य में ये हमारे 4 ग्रंथ थे। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो वेद की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। और भाषा की बात करें तो वैदिक भाषा जो है ये संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि। और बच्चों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। और इस प्रकार से देख लीजिए बच्चों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद ये पद में है, सामवेद ये गीतमय वेद है, इसे संगीतमय वेद भी कहा जाता है, यजुर्वेद ये भी गद्य में है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत गीता, ये देखो प्रस्थान त्रयी, इन 3 से हमें पता चलता है, इसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, यानी प्रस्थान त्रयी अद्वैत वेदांत दर्शन के 3 आधारभूत ग्रंथ हैं। उपनिषदों, ये 3 आधारभूत ग्रंथ हो गए। और उपनिषदों में श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता, स्मृति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। चलिए, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो बच्चों, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। इसकी जानकारी 2 से 7, 2 से 7 जो है ये प्राचीनतम है। आर्यों का जीवन एवं सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में हमें पता चलता है। ईश्वर व प्राचीन धार्मिक विश्वास है इसमें। ऋग्वेद का पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऋग्वेद का पाठ करता है या पढ़ने वाला है या पाठक है, उसको क्या कहा जाता है? उसे होत्र कहा जाता है। और इसमें 4 ऋत्विज हैं, जिसे होता, उद्राता, अधर्वणों या ब्रह्मा कहा जाता है। तो 4 ऋत्विज हो गए। इसके बाद में ऋग्वेद की शाखाएँ।
ऋग्वेद की शाखाएँ हैं साकल, वासकल, अश्लायन, संखायन, मांडुक्य। ये इसके ऋग्वेद की शाखाएँ हो गईं, तो 5 शाखाएँ हैं। गाय, गाय को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है, अगन्या। ब्रह्मा का लेख, वेद को ब्रह्मा का लेख कहा जाता है। आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं है और इसमें भगवान विष्णु के 52 अवतारों का वर्णन है। तो भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हैं। पहला इनका अवतार था मत्स्य, दूसरा कूर्मा, तीसरा वराह, चौथा नरसिम्हा, पाँचवाँ वामन, छठवाँ परशुराम, सातवाँ राम, आठवाँ बलराम, नौवाँ बुद्ध और 10वां काल्की। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, तो ऋग्वेद के वैसे ऋग्वेद को 10 मंडलों में बाँटा गया है, लेकिन कुछ प्रमुख मंडल हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तृतीय मंडल में ऋषि विश्वामित्र के बारे में ज़िक्र मिलता है और गायत्री मंत्र, देवी सावित्री को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र को। विश्वामित्र ने इसमें बिपाशा और सतुद्री यानी सतलज नदी के संवाद के बारे में वर्णन किया है। 7वां मंडल जो है गुरु वशिष्ठ से संबंधित है और गुरु वशिष्ठ ने इसमें 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया है। 8वां मंडल कण्व और अंग रस के बारे में है, जिसमें कर्ण और अंगरस ने इस मंडल को लिखा है और ये हस्तलिखित ऋचा यानी खिल का इसमें वर्णन है ऋचाओं का। और इस 9वें मंडल में ये अनेक ऋषियों द्वारा रचित है। इसमें देवता सोम को समर्पित है, ये सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल जो आपका अंतिम मंडल है, ये अनेक ऋषि इसके लिखित लेखक हैं और पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। और चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 10वां मंडल जो है ये अनेक ऋषि द्वारा लिखित है। इसमें महासूक्त ये सबसे नवीनतम मंडल है और इसमें एकत्ववाद, बहुदेववाद एवं सर्वेश्वरवाद की चर्चा हुई है। पुरुष सूक्त का उल्लेख इसी माध्यम से वर्ण व्यवस्था का उद्भव होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य का जन्म हुआ है और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। और विवाह सूक्त का इसमें वर्णन है। नासदी सूक्त सृष्टि की रहस्यमयता के बारे में बताया गया है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है और हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में इसमें वर्णन है। ऋग्वेद की प्रमुख नदियाँ, तो ऋग्वेद की प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी, इसका सर्वाधिक बार जिक्र मिलता है। इसका इसे अन्य नाम इसे हिरण्यक भी हिरण्य बोलते हैं। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। इसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी का जिक्र है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जिक्र है और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार जिक्र है। मरुधुदा नदी ये कश्मीर घाटी में बहने वाली एक नदी है। इसका भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। ये देख लीजिए ध्यान से बच्चों, ये प्रमुख ऋग्वेद की प्रमुख नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी इंडस नदी यानी सिंधु नदी है, ये आपकी झेलम नदी है, ये चेनाब नदी है, ये रावी नदी है और ये सतलज नदी है। तो यहाँ से ये सतलज नदी निकल रही है और ये आपकी ब्यास नदी आ रही है। तो ब्यास नदी आगे सतलज नदी में मिल जाती है। तो फिर सतलज नदी आगे चल के ये आपकी इंडस का मतलब है सिंधु नदी। ये आगे चल के सिंधु नदी में मिल जाती है और ये हमारे आगे देखिए ये यमुना नदी हो गई, ये रामगंगा हो गई, गंगा नदी हो गई। बाकी से नदियाँ आके फिर इसमें आके मिल जाती हैं। सभी नदियों को ध्यान से देख लीजिए और चित्र बना लीजिए। इसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता जो हैं ऐत्रेय, ऐत्रेय या रचयिता इसे महिदास बोलते हैं और
राज्याभिषेक के नियम के बारे में राजा को विषमता एवं धर्मस्य गोप्ता का कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित इसमें नियम दिए गए हैं। राजा को विषमता तथा धर्मस्य गोप्ता कहा गया है। और कौस्तुकी, इसके रचयिता कौस्तुकी हैं। ये ग्रंथ हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसके रचयिता महिदास हैं। और कौस्तुकी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौस्तुकी हैं। इसमें जर जोरू जमीन और संघर्ष का मुख्य कारण बताया गया है। तो इसके रचयिता कौन है? कौस्तुकी। और कौस्तुकी में जर जोरू और जमीन को संघर्ष का मुख्य कारण बताया गया है। अरण्यक की बात करें तो ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है और एक ही संकायन हो गया। इन दोनों में इसका जिक्र है। उपनिषद की बात करें, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों की अर्थ को सही से समझने के लिए उपनिषद की रचना की गई, वेदांत की रचना की गई है। ऐत्रेय ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें ऋग्वेद में उपनिषद की संख्या 10 है और इसमें ओम का महत्व का उल्लेख है। कौस्तुकी में आत्मा को प्रतीक परातत्व यानी ब्रह्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है। और उपवेद की बात करें तो ये आपका एक इसका आयुर्वेद का है, ये एक उपवेद है। तो बच्चों, प्राचीन इतिहास की क्लास हम लोग आज यहीं पर रखते हैं और इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच।